हाय गाइस, दिस इज़ विनोद शर्मा एंड आई वेलकम यू टू 9 क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। मैं कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन करूंगा कि हमें कम्युनिकेशन स्किल की पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो हम जानते हैं कि हमारे झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में अन्य पेपर के अलावे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वही इंजीनियर अंत में सिलेक्शन ले पाता है, कहीं अच्छे जगह पे प्लेसमेंट ले पाता है जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, ठीक है? तो यही कारण है कि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में आज के टाइम में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में हमें उस कोर्स के साथ साथ हमारे कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और इस कारण से हमारे सिलेबस में कम्युनिकेशन स्किल का भी पेपर होता है। तो जब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल के पेपर को रखा गया है तो कुछ ना कुछ सोच करके रखा गया है। आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हो और आपका बोलने का तरीका सही नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आप एक इंजीनियर बन जाओगे, लेकिन आपके पास जो भी आइडियाज़ होंगे, ठीक है, आपके पास जो भी आइडियाज़ आएंगे, जो भी विचार आएंगे, आप खुद उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि आपको कैसे करना है, लेकिन सामने आप उसी आइडिया को अपने बॉस को समझा नहीं पा रहे हो, अपने टीम को नहीं समझा पा रहे हो। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम अपने अंदर बहुत अच्छे से किसी चीज़ों के बारे में इमेजिन कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हम अपने मन में फॉर्म करते हैं, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे किन चीज़ों को करना है, लेकिन उसे करवाने के लिए आपको क्या है, अपने टीम के साथ उसको डिस्कस करना पड़ेगा, अपने टीम के साथ एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपने बॉस को बताना पड़ेगा कि कैसे आप उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाले हैं। तो इसके लिए अच्छे एक्सप्रेशन के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अपने आइडियाज़ को अच्छे ढंग से सामने वाला व्यक्ति को समझा पाओगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल के पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। तो आजकल मैं देखता क्या हूँ कि बहुत सारे लोग अब डिप्लोमा करते हैं, बहुत सारे लोग बीटेक करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद भी, बीटेक वगैरह कंप्लीट करने के बाद भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं या फिर प्लेसमेंट उनकी होती ही नहीं है। तो इसका मुख्य कारण एक ये भी है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। उन्होंने किसी तरीके से अपने डिप्लोमा को कंप्लीट कर लिया, उन्होंने किसी तरीके से अपने बीटेक को कंप्लीट कर लिया, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल पे कभी ध्यान नहीं दिया और इस कारण से उसके प्लेसमेंट नहीं हो पाए। और ये एक रियल बात है कि बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन स्किल की वजह से छटते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि आखिर क्यों कम्युनिकेशन स्किल के पेपर को हमारे सिलेबस में रखा गया, इसका कोई मतलब है, ठीक है? इसलिए हमें कम्युनिकेशन स्किल पे भी बराबर का ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम अन्य पेपर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इस पे ध्यान न दें, आपको कलेक्टिवली सभी पेपर पे ध्यान देने हैं, ठीक है? और कम्युनिकेशन स्किल को केवल अपने सिलेबस तक नहीं रखने, अपने रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने, ठीक है? यहाँ पर हम कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा मतलब किससे? इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है? अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है, आज के टाइम में जो इंग्लिश है ना, क्या एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश बाबू क्या है? इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है। प्रोफेशनल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? हमारा वर्किंग लैंग्वेज है, हमारा बिजनेस वाला लैंग्वेज है, यानी कि हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किस में करेंगे? इंग्लिश में करेंगे, ठीक है? यानी जो भी हमारे प्रोफेशन है, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, ये सारे क्या करते हैं? ये सारे इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, ठीक है? और इसीलिए हम इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। हालांकि हिंदी भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे काम किस पे होता है? इंग्लिश पे होता है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल का कतई भी ये मतलब नहीं है कि हमेशा कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश भाषा में ही होता है, कम्युनिकेशन स्किल हिंदी में भी होता है, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है? इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पर जब मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इंग्लिश का बात हो रहा है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो अच्छे से बात कर लेते हैं, हमें तो दो चार इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल केवल स्पीकिंग इंग्लिश तक सीमित नहीं है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं इस कोर्स को कंप्लीट करवाऊंगा ना, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, ठीक है? कैसे हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे के कम्युनिकेशन स्किल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। जब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश केवल एक लैंग्वेज है, ठीक है? इंग्लिश क्या? एक लैंग्वेज है। लेकिन जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूँ तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक आर्ट है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक आर्ट है, एक कला है, और कला को आप एक दिन में नहीं सीख पाओगे, ठीक है?
तो सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल अपने रियल लाइफ में भी सही करने हैं, तभी इसका ग्राउंड लेवल पे कोई फ़ायदा होगा, तभी आपके डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपकी इंटरव्यू में सिलेक्शन होंगे। देखो बहुत सारे लोग इंटरव्यू में इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए नहीं रिजेक्ट होते हैं कि उनका मतलब उसका डिग्री बहुत अच्छा होता है, बल्कि इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता, सही से ठीक ढंग से इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं कम्युनिकेशन स्किल के कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल में हमें क्या क्या पढ़ने हैं और कैसे तैयारी करना है। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बढ़िया तैयारी कैसे हो सकता है। तो यहाँ नैन क्लासेस आपको पता है, नैन क्लासेस पॉलिटेक्निक के लिए डिप्लोमा कोर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही बेस्ट यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल के जो पेपर है इसको मैं कवर करूँगा। मेरा नाम है विनोद शर्मा और मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके कंप्लीट कम्युनिकेशन स्किल के कोर्स करवाऊँगा। तो चलिए अब हम सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। सिलेबस में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक है सिलेबस में, कितने पार्ट में है। इंटरनल एग्जाम में इस पेपर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और एक्सटर्नल एग्जाम में कितने मार्क्स के आएंगे। तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू कर। तो आइए अब हम सिलेबस के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो कोर्स नेम क्या है? हमारा कोर्स नेम है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और हमारा सेमेस्टर क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर। और सब्जेक्ट टाइटल क्या है? सब्जेक्ट टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल्स 1 और सब्जेक्ट कोड क्या है? 101। तो यहाँ पर मैं आपको इस टेबल के माध्यम से बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल पेपर टोटल कितने मार्क्स के होंगे। तो टोटल ये 100 मार्क्स के होंगे, टोटल 100 मार्क्स कवर करेगा कम्युनिकेशन स्किल का पेपर। यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जाम की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल से 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 80 मार्क्स का जो पेपर हमारा होगा ना, कम्युनिकेशन स्किल से 80 मार्क्स के एग्जाम कहाँ पर होंगे? सेंटर पे होंगे। जो भी सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा उसी सेंटर पे आपका 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा ना, ये कम्युनिकेशन स्किल का होगा। इंटरनल में इस पेपर से इंटरनल में 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अगर बात किया जाए टोटल पास मार्क्स का, तो टोटल पास मार्क्स है 40, यानी कि आपको आउट ऑफ 100 आपको टोटल कितने लाने हैं? पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाने हैं। बात समझ में आ रही है? वहीं पर अगर बात करें एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल हमारा टोटल कितना है? 80 मार्क्स का है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल में 80 में 26 भी लाओगे ना, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। और इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में हमारा 20 मार्क्स है, लेकिन 20 मार्क्स में आपका पास मार्क्स कितना है? 14 मार्क्स है। 14 मार्क्स लाओगे तो आप यहाँ पर इंटरनल में भी क्वालिफाई कर जाओगे। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल जो 20 नंबर का जो पूछा जाता है इंटरनल एग्जाम में, वहाँ पर आपको कितने लाने? 14 नंबर लाने हैं। यानी टोटल कुल मिलाकर के 100 में कितने लाने हैं? 40 लाने हैं। तो ये हमारा मार्किंग स्कीम है। ठीक है, आइए अब हम आगे जानते हैं कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैं आगे इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो देखो यहाँ पर सिलेबस को पार्ट बाई पार्ट में बांटा गया, टॉपिक को अलग अलग पार्ट में बांटा गया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम पार्ट 1 का चर्चा कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 जो होगा ना, पार्ट 1 टेक्स्ट बुक से होगा। पार्ट 1 में आपको एक टेक्स्ट बुक रिकमेंड किया गया है। उस टेक्स्ट बुक का नाम है स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो पार्ट 1 का जो हमारा सेक्शन है, पार्ट 1 का जो पार्ट है यहाँ पर ये टोटल 18 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पर है। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, ये जो जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, ये एक्सटर्नल एग्जाम की बता रहा हूँ। तो एक्सटर्नल एग्जाम में आउट ऑफ 80 जो है ना, 80 में 18 मार्क्स यानी 18 मार्क्स जो है ये आपके पार्ट 1 से कवर हो जाएंगे। और पार्ट 1 में हमें बेसिकली पढ़ने क्या? टेक्स्ट बुक पढ़ने। टेक्स्ट बुक का नाम क्या है? स्पेक्ट्रम। और देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो आपको स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे, है ना, जो भी इसमें स्टोरी दिया रहेगा। और साथ ही साथ आपको पैसेज भी इस टेक्स्ट बुक से पैसेज भी यानी कि कॉम्प्रिहेंशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो इस तरह के पैसेज को हम कहते हैं सीन पैसेज। सीन पैसेज का मतलब क्या हुआ? सीन पैसेज का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा पैसेज जो कि हमारे रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक से ही उठा करके दिया जाए, तो उसे हम सीन पैसेज कहते हैं। यानी कि
जो भी टेक्स्ट बुक है, जो भी लिटरेचर का बुक है, वहाँ पर आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, यानी कि जो भी स्टोरी हो आप उसे पहले से पढ़े होते हैं, और वहीं से कोई पैराग्राफ को उठा करके पैसेज के रूप में दे दिए जाते हैं, और वहाँ से हमारे कॉम्प्रिहेंशन यानी कि हमारे अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यानी हमने टेक्स्ट बुक में जो भी पढ़ा, क्या हमें वो समझ में आया, उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमसे क्या कर लिया जाता है? पैसेज पूछ लिया जाता है। और जो पैसेज हमारे टेक्स्ट बुक से आते हैं उसे हम कहते हैं सीन पैसेज। क्या कहते हैं? सीन पैसेज। अच्छा, टेक्स्ट बुक में देखिए जो कुछ भी आप पढ़े, नो डाउट यहाँ पर आपको बहुत सारा वर्ड मीनिंग भी मिला होगा, आप बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग से इनकाउंटर हुए होंगे। यानी कि देखो, नया वर्ड, कोई भी वर्ड आपके लिए नया कब है? जब आप उसे पहली बार देख रहे हो, और बहुत सारे नो डाउट बहुत सारे वर्ड का मीनिंग आप नहीं जानते हो, लेकिन पढ़ने के दौरान आपने नया वर्ड जरूर सीखा होगा। तो वहीं टेक्स्ट बुक से आपके वोकैबलरी के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। यानी आपने जो कुछ भी पढ़ा, क्या उसमें आप नए वोकैबलरी का नोट्स बनाएं, क्या आप उसके वर्ड के सही मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो यहाँ पर आपके वोकैबलरी पे कितना कमांड है, आपने कितने वर्ड मीनिंग सीखा, इसको टेस्ट करने के लिए भी वोकैबलरी से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा। यानी टेक्स्ट बुक से ही कोई भी सेंटेंस, कोई पैराग्राफ लिख दिया जाएगा और पूछ देगा कि बताओ कि इसमें नाउन कौन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। आपसे पूछ लेगा नाउन कौन है इसमें प्रोनाउन कौन है, ठीक है, इसमें एडजेक्टिव कौन है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर कवर करना, तभी आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है पार्ट 1, और पार्ट 1 टोटल 18 मार्क्स यहाँ पर कवर करता है। अब हम पार्ट 2 के बारे में चर्चा करते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या कवर करना है? तो देखो, पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है? पार्ट 2 में है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर का मतलब क्या हुआ? देखो, ग्रामर तो आप बहुत पढ़े होंगे, नो डाउट, लेकिन ग्रामर के यहाँ पर क्या सीखना है? एप्लीकेशन सीखना है। एप्लीकेशन का मतलब है कि ठीक है, आपने कोई एक रूल सीखा ग्रामर में, मैंने आपको कोई एक रूल बताया, और जब उसी रूल से रिलेटेड अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो क्या आप उस रूल को वहाँ पर सही से अप्लाई कर पाते हैं? ठीक है। देखो, ग्रामर केवल पढ़ने से नहीं होता है, आपको उसको अप्लाई भी करने आने चाहिए। तो आप ग्रामर के सही रूल को सही से अप्लाई कर पाते कि नहीं कर पाते? तो ये पार्ट 2 बनाया गया आपके ग्रामर के एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर हम ग्रामर में वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है, और वर्ब से रिलेटेड एक क्या टेंस है। टेंस भी किस में आता है? वर्ब में आता है, लेकिन ये दो अलग अलग चैप्टर है। वर्ब में पढ़ाऊंगा, फिर टेंस पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मतलब क्या? यहाँ पर आपको सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा जाएगा। तो जब कभी भी हम किसी सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस देगा, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने बोलेगा। पैसिव वॉइस में देगा और आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोलेगा। डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस देगा, आपको कहा जाएगा कि आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना, या फिर नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना, असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो जितने भी चेंज करने वाले क्वेश्चंस होंगे उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद देखो और क्या पूछेगा ग्रामर में? क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्वेश्चन टैग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा इसको। इसके बाद क्या? रिमूव टू। तो रिमूव टू में हमें क्या करना होता है? टू, देखो टू का मतलब होता है हद से ज़्यादा, और हद से ज़्यादा कैसा वर्ड हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया। तो नेगेटिव वर्ड, इस नेगेटिव वर्ड को हम क्या करते हैं? हटाते हैं, टू को हटाते हैं। रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। तो जब हम टू को हटाने के लिए सीखते हैं तो इस टॉपिक का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है रिमूव टू। उसके बाद है आर्टिकल। आर्टिकल का सही यूजेस के बारे में हम जानेंगे कि ए का सही यूज़ क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का सही यूज़ क्या है, हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कब करते हैं। उसके बाद है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ऐसा माना जाता है कि ग्रामर में ये सबसे टफ चैप्टर भी होता है। नो डाउट हमसे पढ़ने के बाद आपको सब कुछ आसान लगेगा। उसके बाद क्या है? कंजंक्शन है। उसके बाद क्या है? पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन, बहुत सारे बच्चे पंक्चुएशन को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन पंक्चुएशन बहुत बड़ा चीज़ है। आप गलत जगह पे अगर गलत जगह पे आप कॉमा लगा दोगे ना, तो फिर उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो पंक्चुएशन में हम सीखते हैं कि हमें फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, हमें कॉमा कहाँ लगाना है, हमें कॉलन कहाँ लगाना है, हमें सेमी कॉलन कहाँ लगाना है, हमें क्वेश्चन मार्क्स कब लगाना है, ठीक है।
डैश का प्रयोग कब करना है, हाइफन का प्रयोग कब करना है, तो ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं पंक्चुएशन में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, करेक्ट एरर्स फ्रॉम द सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस में जो भी एरर्स होंगे उसको आपको क्या करना होगा, उसको आपको करेक्ट करना होगा। तो ये हमें कहाँ पर कवर करने हैं, ये हमें कवर करने हैं पार्ट 2 में। और मज़े की बात ये है कि पार्ट 2 में भी ये कितने मार्क्स के होंगे, पार्ट 2 आपके 18 मार्क्स के होंगे। तो देखो यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल को क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। जिस वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ना केवल आप अच्छे तरीके से इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे, बल्कि आप अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, और साथ ही साथ आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो रियल लाइफ में भी अच्छा हो जाएगा, आप शुद्ध शुद्ध इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर पढ़ेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3। पार्ट 3 में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पार्ट 3 बहुत ज़्यादा इसमें मार्क्स नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें फिर भी कवर करने हैं अगर सिलेबस के पार्ट है तो पार्ट 3 जो है ना, यहाँ पर आपका राइटिंग सेक्शन को टेस्ट किया जाएगा। यानी आपको जब एक मैसेज लिखने के लिए दिया जाएगा, तो क्या आप एक मैसेज कंपोज कर सकते हैं, एक मैसेज लिख पाते हैं, क्या आप एक लेटर लिख पाएंगे, क्या आपको एक पैराग्राफ लिखने आता है, किसी टॉपिक पे आपको एक पैराग्राफ लिखने के लिए दे दिया जाए तो क्या आप उसे लिख पाएंगे। तो पैराग्राफ आपको पैराग्राफ राइटिंग यहाँ पर आपसे पैराग्राफ राइटिंग का टेस्ट आपसे यहाँ पर किया जाएगा। और पैराग्राफ का टाइप्स क्या क्या होगा, पैराग्राफ नैरेटिव हो सकता है, पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, और पैराग्राफ टेक्निकल हो सकता है। नैरेटिव पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में डायलॉग चलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है जब हम किसी जगह का, किसी वस्तु का, किसी चीज़ का जब हम डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। नैरेटिव में बेसिकली सुनाने का काम होता है, जैसे दादा दादी नाना नानी क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो क्या करते हैं, नैरेट करते हैं, उस तरह के पैराग्राफ को हम नैरेटिव कहते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जैसे कि आप चिड़ियाघर घूमने गए थे और चिड़ियाघर में आपने क्या क्या देखा, वहाँ का जो भी सीन था, जो भी जानवर आपने देखा, वो सभी को आप क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में लिख करके बताएंगे, और उसको पूरे सीन को आप डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और ये है टेक्निकल कोई टेक्निकल चीज़ों पे आपसे पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाएगा। और उसके बाद देखो इसी सेक्शन में, इसी पार्ट में आता है अनसीन पैसेज, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आपसे, यानी कि पैसेज के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब क्या हुआ, जो पैसेज आपके टेक्स्ट बुक से दिए जाएंगे वो सीन पैसेज होता है, और जो पैसेज आपके टेक्स्ट बुक के नहीं हैं वो कहीं से भी एग्जामिनर अपने चॉइस से कहीं से भी उठा करके आपको दे देते हैं, और फिर आपसे कहा जाता है कि आप इस पैसेज को पढ़िए और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिए। और जब आप सही सही आंसर करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, और इस तरीके से एग्जामिनर आपके लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो चीज़ आप पहले देखे हो, पहले सुने हो, उसका तो आप आंसर कर ही दीजिएगा। क्या आपको अचानक से कहीं से भी उठा करके कोई पैराग्राफ दे दिया जाए, कोई पैसेज दे दिया जाए, तो क्या उस समय भी आप उसको समझ पाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, अनसीन पैसेज दिया जाता है। और पार्ट 3 जो है ना, पार्ट 3 में टोटल कितने मार्क्स है, पार्ट 3 में टोटल 8 मार्क्स है, तो यहाँ से हम 8 मार्क्स कवर करेंगे। आइए नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम वोकैबलरी बिल्डिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपके पास वर्ड पावर होनी चाहिए, आपका वोकैब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका वर्ड पावर अच्छा नहीं है, आप बहुत सारे वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि फिर इंग्लिश सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपसे टेस्ट लिया जाएगा वोकैबलरी का, वर्ड मीनिंग का टेस्ट लिया जाएगा, और ये सेक्शन कितना कवर करता है, 12 मार्क्स कवर करता है। और वर्ड मीनिंग में भाई किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड मीनिंग किस किस टाइप का होता है, तो वर्ड मीनिंग में आपसे एक सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग रखने वाले शब्द, समानार्थी शब्द। उसके बाद है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट मीनिंग रखने वाले शब्द। उसके बाद है होमोफोन्स, होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, होमोफोन्स का मतलब होता है वैसे शब्द जो साउंड सेम करते हैं, यानी दो वर्ड के साउंड सेम है लेकिन उसके स्पेलिंग अलग अलग है, उसके मीनिंग अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं RAGE रेज, और एक मैं बोलता हूँ RAZE रेज, तो ये दोनों को हम रेज पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के स्पेलिंग अलग अलग है और दोनों के मीनिंग अलग अलग है। इस रेज का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, इस रेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। और इस रेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, ध्वस्त कर देना, है ना, मिट्टी में मिला देना। उसी तरीके से हम अगर बोलते हैं SUN सन, और एक होता है SON सन,
तो दोनों को हम सन कह रहे हैं, ठीक है, दोनों का उच्चारण क्या है, सन है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट है और दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। और साथ ही साथ ध्यान देना, साथ ही साथ आपसे यहाँ पर वर्ड के यूज़ के बारे में भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। यानी कि कोई भी पैराग्राफ में अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज़ हुआ है तो आपसे उसका मीनिंग बताने के लिए कहा जाएगा। लेकिन उसका मीनिंग जब आप बताओगे ना, तो आप उसी के कंटेक्स्ट में बताओगे पैराग्राफ में जिस सिचुएशन में वो लिखा गया है। यानी कि कंटेक्चुअल मीनिंग आपसे पूछा जाएगा। कंटेक्चुअल मीनिंग का सीधा मतलब होता है कि पैसेज में, पैराग्राफ में उस वर्ड के बारे में जो कहा गया है उसी टाइप से आपको आंसर करना, ना कि आपको अपने अपने मन से कुछ भी आंसर करना। जो आप जानते हो उसको आंसर नहीं करना, पैसेज के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं कंटेक्चुअल वर्ड, ठीक है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 हमारे 16 मार्क्स कवर करते हैं। सबसे पहले मैं मार्क्स के बारे में बता देता हूँ, 16 मार्क्स कवर करते हैं। और यहाँ पर सॉफ्ट स्किल का टेस्ट होगा, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। हमें अपने सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने हैं। और आज के टाइम में, आज के लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपके पास सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए। हर तरीके के छोटे से बड़े डिपार्टमेंट में सॉफ्ट स्किल का बहुत डिमांड है। सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है कि आपका स्पीकिंग स्किल। देखिए, आप जो भी एक वोकेशनल कोर्स करते हैं, जो भी डिप्लोमा करते हैं, किसी चीज़ में भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो आपका एक हार्ड ट्रेनिंग होता है, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होता है जिसके माध्यम से आप नौकरी लेना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावे भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए। उसे हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल। यानी कि आपको ठीक से बोलने आना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन अच्छा होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन के प्रोसेस क्या होते हैं, लीडरशिप स्किल आप में होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव है, इन सारे चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। आप कितना फ्लैक्सिबल हैं, सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे ढलते हैं, आपका बोलने का तरीका कैसा है। तो ये सारे चीज़ सॉफ्ट स्किल में आते हैं। क्या आप पब्लिक में अच्छे से बोल पाते हैं, आपका पब्लिक स्पीकिंग कैसा है। बहुत सारे लोग जो है ना बहुत हेजिटेट करते हैं, मतलब बहुत रिजर्व टाइप के रहते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टाइप के लोग मिलते हैं ना उसके साथ बहुत खुल के बात करते हैं, लेकिन नए लोग के साथ जब वो मिलते हैं तो फिर वो खुल के बात नहीं कर पाते, मतलब उसका पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा नहीं होता है ना। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, सॉफ्ट स्किल में होते हैं। और सॉफ्ट स्किल आपके 16 मार्क्स कवर करते हैं। तो ये हमें पार्ट 5 में देखना है। अगला हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पढ़ना है। तो देखो, पार्ट 5 के बाद आता है पार्ट 6। और पार्ट 6 जो है ये आपका आखिरी पार्ट है। और इस पार्ट में भी हम जान लेंगे कि हमें क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। तो देखो, पार्ट 5 जो है ना, पार्ट 6 जो है ये टोटल 8 मार्क्स कवर करता है। और यहाँ पर बेसिकली आपके एटिकेट्स और आपके बॉडी लैंग्वेज का टेस्ट होता है। तो एटिकेट्स का मतलब क्या होता है, एटिकेट्स का सीधा मतलब हो गया, अगर हम ठेठ में कहें तो इसका मतलब होता है तमीज, ठीक है, तमीज, या फिर हम इसको कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में शिष्टाचार। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम केवल बोलने जानते हैं, बोलने के अलावा हमारे पास मैनर्स होनी चाहिए, शिष्टाचार होनी चाहिए, है ना। हमें किसी को कैसे रिस्पेक्ट देना है, हमें कब क्या बोलने हैं, इन सारे बातों को ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो देखो, इसमें एटिकेट्स में आपको क्या क्या जानना है, एटिकेट्स में यानी कि मैनर्स में, शिष्टाचार में आपको क्या क्या सीखने हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखो, टेलीफोन एटिकेट्स, टेलीफोन एटिकेट्स क्या होता है भाई, टेलीफोन एटिकेट्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग, है ना। तो टेलीफोन करते समय देखो, टेलीफोन करना भी अपने आप में एक कला है, ठीक है, किसी को फ़ोन करना भी अपने आप में एक कला है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके शिष्टाचार, आपके मैनर, आपके बॉडी लैंग्वेज, आप बात कैसे कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो सुनने का आपका तरीका कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो जब हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं तो बहुत तरह का मिसकम्युनिकेशन भी होता है और बहुत तरह के इसमें प्रॉब्लम्स भी होते हैं। कहने का मतलब है, मैं अक्सर बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, खास करके अनजान लोग अगर, जैसे मान के चलो, बहुत बार जैसे मेरे फ़ोन पे भी कॉल आता है, कोई अनजान व्यक्ति अगर कॉल किए तो डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्टली वो बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले शुरुआती के 4 से 5 सेकंड में अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि वो जो हमसे बात कर रहा है वो कौन है। तभी तो मैं आपसे खुल करके बात कर पाऊंगा, आपके इशू को समझ पाऊंगा। जैसे कोई एक स्टूडेंट था, मेरे एक अननोन स्टूडेंट था, मतलब पहले उसके बारे में मैं नहीं जानता था। अचानक से उसने मेरे फ़ोन पे कॉल किया और सीधे बोल रहा है कि सर, हम दोपहर वाले बैच में पढ़ेंगे आपसे, हमको इंग्लिश पढ़ना है।
मेरे दोस्त ने बताया आपके बारे में। अरे भाई, तो हम तो नहीं जानते हैं ना आपके बारे में। तो इस तरीके से बातचीत, इस तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना बिल्कुल गलत तरीका है। बल्कि उसे पता है क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको अपने बारे में छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए था, अपना नाम बताना चाहिए था। जैसे बोलता है, हाय सर, मेरा नाम रमेश है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे स्पोकन इंग्लिश की क्लास करनी है आपसे। मेरे एक मित्र ने बताया आपके बारे में। तो मैं भी समझूंगा कि हाँ, जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है उसका नाम रमेश है और एक स्टूडेंट है और हमसे पढ़ना चाहता है। तो ये तरीका होता है। ठीक है, तो ये सारे एटिकेट्स में आते हैं। उसके बाद है वर्बल और ओरल एटिकेट्स, है ना। उसके बाद है फिजिकल अपीयरेंस, आपके बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, आपका लुक कैसा होना चाहिए, आपको दिखना कैसे चाहिए। ठीक है, अब एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और आपका प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, तो फिर उसका कोई मायने नहीं रह जाता है फिर प्रोफेशनल कोर्स करने का। फिर शायद ही फिर आपके अच्छे लेवल पे आपके सिलेक्शन हो, आपके प्रमोशन हो। उसके बाद है आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट है कि मतलब जब आप किसी से बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम ध्यान मेरा कहीं और है, मेरा जो आँख का जो फोकस है ना किसी और जगह पे है और हम बात किसी और से कर रहे हैं। हम सामने आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हम देख कहीं और रहे हैं। तो वो एक सही एटिकेट में नहीं आता है, वो एक गलत तरीका होता है एक कम्युनिकेशन का, आपके बॉडी लैंग्वेज का। उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में भाई जब चार लोगों के बीच में आपसे कोई टॉपिक दिया जाएगा आपको, और तो फिर आपको टेस्ट किया जाता है कि आप कैसे टीम को लीड करते हैं, आप कैसे अपने विचार को रखते हैं, कैसे आप बातचीत करते हैं टीम के साथ लीडरशिप आपकी कैसी है। ये आपके ग्रुप डिस्कशन से आपका टेस्ट होता है। तो ये सारे चीज़ है। टोटल हमने क्या देखा, टोटल हमें कम्युनिकेशन स्किल में पांच पार्ट्स को कवर करने हैं और सारे पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स हैं और इनमें क्या क्या पढ़ने हैं मैंने सारे टॉपिक को आपको डिटेल में समझाया। और मैं आशा करता हूँ कि ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हमें कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं। और टोटल 100 मार्क्स में जो 80 मार्क्स होंगे ना, ये आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम में होंगे, सेंटर पे होंगे। और 20 मार्क्स आपके कहाँ पर होंगे, इंटरनल एग्ज़ाम में। तो 100 मार्क्स में आपको कम से कम 40 मार्क्स लाने हैं। लेकिन कम से कम वाला व्यक्ति आगे जा करके सक्सेस नहीं करता है। ठीक है, कम से कम में तो आप ले आओगे, लेकिन अच्छे स्कोर के लिए आपको मैक्सिमम तैयारी करनी चाहिए और मैक्सिमम स्कोर के बारे में सोचनी चाहिए, तभी आप मैक्सिमम स्कोर ला पाओगे, है ना। तो ये यहाँ पर आज के वीडियो में मैंने कम्युनिकेशन स्किल जो कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन स्किल क्या है और कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी हमें कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स है, मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे हमें पढ़ने, यानी डिटेल से इसका डिटेल सिलेबस आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अब एक एक करके जितने भी अलग अलग पार्ट है और जो भी अलग अलग पार्ट में जो भी टॉपिक है, चाहे वो अप्लाइड ग्रामर का हो, चाहे स्पेक्ट्रम का हो, और भी इधर आपके राइटिंग सेक्शन का हो, है ना। तो ये सारे चीज़ों को मैं एक एक करके कवर करूँगा, सारे टॉपिक कवर करूँगा। 9 क्लासेस ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके डिप्लोमा के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए सबसे बेस्ट कोर्स प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब आपको पता भी है कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अब हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन का समय नहीं रह गया। ऑलरेडी कोविड के वजह से बहुत सारे समय बर्बाद हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं। तो अब हमें अपने समय को ज़ाया नहीं करना है, समय को वेस्ट नहीं करना है, अपने तैयारी पे लग जाना है। ऑलरेडी कोर्स लॉन्च हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें मैं कम्युनिकेशन स्किल के पेपर को कवर करूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।